सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास, यानी कि जब बच्चे 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था या 13 से लेकर के 19 वर्ष तक की अवस्था में होते हैं, तो उनमें किस प्रकार से शारीरिक परिवर्तन होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और संवेगात्मक विकास होता है। दोस्तों, इससे पहले आपने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास को पढ़ लिया था और उसको मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को पढ़ा करके खत्म कर दिया था। आज की इस वीडियो में हम किशोरावस्था में शारीरिक विकास पढ़ेंगे और मानसिक विकास पढ़ेंगे और संवेगात्मक विकास पढ़ेंगे और इसके बाद आप इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं सबके सब क्वेश्चंस मैं करा दूंगी। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है इसको पढ़ाने के बाद, और फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अधिगम यानी कि सीखना। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों का कोर्स पूरा करवाऊंगी कम से कम समय में, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाई जाए, जिससे आप लोग की तैयारी बेहतर से बेहतर हो पाए। दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। तो देखिए, भार यानी कि वेट। किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। इस अवस्था के अंत में बालकों का भार बालिकाओं से 25 पाउंड अधिक होता है, यानी कि 25 पाउंड क्या होता है, जो लड़कों का भार होता है वो लड़कियों से अधिक होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। अब देखिए, लंबाई में क्या होता है, 16 वर्ष की आयु तक किशोरियां अधिकतम ऊंचाई ग्रहण कर लेती है, यानी कि जो लड़कियां होती हैं 12 से 18 वर्ष की किशोरियां होती हैं, इनकी लंबाई केवल 16 साल तक बढ़ती है, अधिकतम 16 साल तक बढ़ती है। और जो लड़के होते हैं वो 18 वर्ष के बाद भी इनकी लंबाई बढ़ती है, यानी कि 18, 19, 20, 21 तक भी लंबाई बढ़ सकती है किनकी? लड़कों की। इसके बाद देखिए, सिर का आकार और मस्तिष्क का भार। तो सिर का जो आकार होता है, आप देखिए 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, एवं मस्तिष्क का भार 1200 से 1400 ग्राम के बीच में होता है। अब इसके बाद आगे है दांत यानी कि टीथ। यहाँ दांतों की संख्या 28 हो जाती है और अक्ल दांत आने को होते हैं, और 4 अक्ल दांत आने की अवस्था में होते हैं। अंत में या प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में ये दांत निकलते हैं। इसके बाद देखिए, हड्डियां यानी कि बोन्स। छोटी छोटी हड्डियों के जुड़ने के कारण हड्डियों की संख्या 206 रह जाती है, यानी कि जब बच्चा शैशवावस्था में था तो आपने देखा था उसकी हड्डियों की संख्या कितनी थी? 270 थी। और जब वो बाल्यावस्था में आया तो उसकी हड्डियों की संख्या और अधिक हो गई, और जब वह किशोरावस्था में आता है तो उसकी जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आपस में जुड़ने के बाद कितनी रह जाती हैं? केवल 206 रह जाती हैं। और जब एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप क्या बताते हो? 206 हड्डियां। अब इसके बाद देखिए, विकास का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट। तो जो किशोरावस्था होती है इसमें विकास का क्या महत्व? देखिए, इस अवस्था के अंत तक बालकों और बालिकाओं की ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है और वे युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पर माना जाता है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो पूरी तरीके से हो जाता है किशोरावस्था तक, और यह अब युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते हैं, तो कुछ ग्रंथिगत परिवर्तन होते हैं, जिनमें यहाँ पर आप देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिससे आंतरिक स्राव होता है। इस स्राव को हार्मोन्स भी कहते हैं। यह अंगों के सभी भागों में पहुंचता है तथा शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली को गतिशील बनाता है, यानी कि जहां जहां शरीर में खून पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है हर एक अंग तक पहुंचता है, तो वहां वहां ये हार्मोन भी पहुंचते हैं, और ये हार्मोन हमारे शरीर में बहुत ही बड़ा प्रभाव डालते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर में ये हार्मोन्स होते हैं, इनका काम होता है सही इंफॉर्मेशन सही जगह तक पहुंचाना। ठीक है, तो जैसे कि थायराइड ग्रंथि जो होती है या थायराइड हार्मोन होता है, इसका क्या काम होता है? तो थायराइड हार्मोन देखिए, यह ग्रंथि बालक के गले में विद्यमान होती है, यानी कि गले के बीचों बीच बिल्कुल होती है, तितली के आकार की। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, जो भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को थायराइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो थायराइड होता है, थायराइड हार्मोन क्या करता है? जो हम खाना खाते हैं
उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि जो खाना हम खा रहे हैं जब ऊर्जा में बदलेगा तभी तो हमारे अंदर ताकत आएगी और तभी तो हम सारे काम कर पाएंगे अपने। तो बहुत सारे लोगों को क्यों इसकी शिकायत होती है, इसकी वजह से जब ये हार्मोन कम बनता है तो क्या होता है, हमेशा सुस्ती रहती है, शरीर थका थका रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो ये सब क्या है, थायराइड के लक्षण है। तो इस तरीके से थायराइड हार्मोन क्या है, ये क्या करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने का काम करता है और यह थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह मस्तिष्क में विद्यमान यानी कि हमारे सिर में होता है और इसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया तो किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। इसके अत्यधिक सक्रियता से बालक अत्यधिक लंबा व कम सक्रियता से शारीरिक विकास कम होता है। यानी कि अगर पीयूष ग्रंथि अधिक काम करेगी या अधिक एक्टिव रहेगी तो इससे बालक क्या होगा, लंबा होगा, और अगर कम सक्रिय रहेगी तो शारीरिक विकास कम होगा। अब इसके बाद देखिए एड्रिनल ग्रंथि, इसके द्वारा एड्रेनलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, संवेगों को नियंत्रित करता है। यह क्या करता है, संवेगों को नियंत्रित करता है। इस स्राव की कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा, उदास और निर्बल हो जाता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है जब ये हार्मोन कम प्रोड्यूस होता है एड्रिनल ग्रंथि से तो क्या होता है, एड्रिनल नामक जो हार्मोन होता है अगर यह कम प्रोड्यूस होता है तो क्या होता है, इससे व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, वह बहुत जल्दी अपनी भावनाओं को क्या करता है, कंट्रोल में नहीं कर पाता है, तुरंत एक्सप्रेस कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जनन ग्रंथियां होती हैं। तो पुरुषों में एंड्रोजन और महिलाओं में एस्ट्रोजन नामक हार्मोन पाया जाता है जो स्त्रीयोचित एवं पुरुषयोचित गुणों का विकास करती है। अब इसके बाद देखिए फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है। आप बस इतना याद रखिए कि मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड ने दिया था, या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, तो वह भी फ्रायड ने ही दिया था। एग्जाम में बार बार पूछा गया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मनोलैंगिक विकास या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्रायड की यह अवधारणा है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर उसकी काम शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। फ्रायड ने इस काम शक्ति को लिबिडो कहा है। क्या कहा है, लिबिडो कहा है। इन्होंने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं, मुखीय अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था, अदृश्य अवस्था, इसके अलावा जननेंद्रिय अवस्था। अब देखिए किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से बच्चे के सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता बढ़ती है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलसेंस, तो देखिए वुडवर्थ ने क्या कहा है, मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। यानी कि 15 से 20 वर्ष तक की आयु में बच्चा बिल्कुल उसका जो मानसिक विकास है वो उसका बहुत ही अच्छे से, उसका मानसिक विकास बहुत ही अच्छे से हो चुका होता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है बुद्धि का अधिकतम विकास, यानी कि मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। तो किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। दूसरा है मानसिक स्वतंत्रता, यानी कि मेंटल फ्रीडम। तो किशोर मानसिक स्वतंत्रता चाहता है, वह रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों और पुरानी परंपराओं को अस्वीकार करके स्वतंत्र जीवन जीने का प्रयत्न करता है। इसके बाद है ध्यान, यानी कि अटेंशन। किशोर में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का पर्याप्त विकास हो जाता है, वह किसी विषय या वस्तु पर अपने ध्यान को बहुत ही देर तक केंद्रित रख सकता है। यानी कि बच्चे का जो ध्यान शक्ति होती है, बच्चे की ध्यान शक्ति या किसी भी विषय पर कंसंट्रेशन पावर जो होती है बच्चे की वो बढ़ जाती है, और अगर उसको कोई चीज समझाई जाती है तो वो बहुत ही अच्छे से समझने के लिए भी क्या रहता है, हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद चिंतन शक्ति यानी कि थिंकिंग है। अब चिंतन शक्ति में देखिए किशोर में चिंतन करने की शक्ति होती है, किशोर में चिंतन करने की शक्ति होती है। इसकी सहायता से वह विभिन्न प्रश्नों और समस्याओं का हल खोजता है और उसके हल साधारणतः गलत होते हैं। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि वह सोचता तो है, वो सारी चीजें सोचता है, लेकिन वह उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाता है, क्योंकि बच्चा अभी स्कूल में है, वो सारी चीजें सीख रहा है, क्योंकि अभी उसने वास्तविक जीवन जिसे हम कहते हैं कि जब बच्चा पढ़ लिख लेता है, जब वो नौकरी पाता है तो वह कहीं ना कहीं फिर से समाज में आता है और समाज के साथ उसका क्या होता है, उसका जो संबंध होता है वो गहरा होता है। तो कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वह बड़ों की तरह उसकी चिंतन शक्ति हो गई है, तो वह उन्हीं की तरह जो भी प्रॉब्लम आएगी सामने उसको फेस कर लेगा। तो अभी वह इस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को वो सही से डील नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी चिंतन शक्ति
बहुत ही तीव्र हो जाती है और वह हमेशा समस्याओं और प्रश्नों का उत्तर ढूंढता रहता है। इसके बाद देखिए तर्क शक्ति। किशोर में तर्क करने की रुचियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। तर्क के लिए बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए तर्क के बिना वह किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप किशोरावस्था के बच्चों को अगर आप कोई भी चीज बिना किसी तर्क के आप समझाओगे उनको तो वो बिल्कुल भी आपकी बात मानेंगे नहीं। और वो जब तक आप कोई ना कोई तर्क नहीं दोगे, कोई ना कोई रीजन नहीं बताओगे, तब तक बच्चे आपकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। किशोरावस्था में जो 12 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं या 13 से 19 साल के बच्चे होते हैं, इनको जब तक आप तर्क के साथ किसी बात का आंसर नहीं दोगे तब तक ये उस आंसर को स्वीकार ही नहीं करेंगे। फिर है कल्पना शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था या फिर 13 से 19 वर्ष तक की जो अवस्था होती है किशोरावस्था, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर जो होती है वो बहुत बहुत स्ट्रांग होती है। किशोर वास्तविक जगत में रहते हुए भी कल्पना के संसार में विचरण करता है। कल्पना के बाहुल्य के कारण उसमें दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम्स देखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कुछ किशोर अपनी कल्पना शक्ति को कला, संगीत, साहित्य और रचनात्मक कार्यों के द्वारा व्यक्त करते हैं। यानी कि बच्चों की सोचने समझने की क्षमता बहुत ही ज्यादा तेज तो होती ही है, लेकिन कल्पना शक्ति यानी कि इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है। और बहुत सारे बच्चे दिवा स्वप्न यानी कि डे ड्रीम्स भी देखने लगते हैं और वह अपने अलग ही सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। तो ये अवस्था ही ऐसी होती है जिसमें बच्चे अलग अलग, कोई बच्चा जो संगीत में अच्छा है वो अपना इसी में धीरे धीरे अपना एक करियर बनाना चाहता है। जो बच्चा रचनात्मक कार्यों में अच्छा है वह अपने उसी कार्य में रुचि दिखाता है। जिस बच्चे की ड्राइंग अच्छी है वो ड्राइंग बनाता है। ठीक है, तो ये कल्पना शक्ति क्या होती है, इसमें बच्चे के अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी उसके अंदर टैलेंट है वो उसको शो करता है। अब इसके बाद देखिए रुचियों में विविधता। इसका क्या मतलब है, किशोरावस्था में रुचियों का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। बालक बालिकाओं में कुछ रुचियां समान और कुछ भिन्न होती हैं। यानी कि जो इंटरेस्ट होता है वो बच्चों में अलग अलग, जैसे कि समान रुचियां क्या हैं, कॉमन इंटरेस्ट क्या होते हैं, भावी जीवन और भावी व्यवसाय में रुचि, सिनेमा देखना, रेडियो सुनना और प्रेम साहित्य पढ़ने में रुचि। तो कुछ नहीं, सारे के सारे बच्चों में लगभग ये रुचियां पाई जाती हैं कि मूवी देखना, रेडियो सुनना या प्रेम साहित्य या मैगजीन पढ़ना। तो ये लगभग लगभग सभी बच्चों में ये पाया जाता है। अब विभिन्न रुचियों का क्या मतलब है, बालकों में स्वस्थ बनने और बालिकाओं में सुंदर बनने की रुचि। यानी कि ये क्या हो गई, अलग अलग। लड़के सोचते हैं कि हम स्वस्थ हो जाएं, हम बॉडी बिल्डर हो जाएं, यानी कि हमारी बॉडी, हमारे डोले बड़े बड़े हो जाएं। और लड़कियां सुंदर बनने की कोशिश करती हैं। यह जो 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था होती है इसमें। इसके बाद देखिए बालकों की खेल कूद और बालिकाओं की संगीत, नृत्य, नाटक आदि में रुचि। बालक और बालिकाओं की दूसरे में रुचि। तो ये सभी क्या है, अलग अलग है ना। तो इसमें आप देखिए जो विभिन्न रुचियां हैं, इसमें कुछ बच्चे अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं, लड़कियां अपने आप को सुंदर बनने की कोशिश करती हैं, अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करती हैं कि वो सोचती हैं कि कितने सुंदर हम दिखें। और इसके अलावा बालक खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं, लड़के जो होते हैं, लड़कियां क्या करती हैं, संगीत, नृत्य, नाटक, इसमें भी उनकी रुचि होती है। और बालक बालिकाओं की एक दूसरे में रुचि होती है। ये आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, आप लोग उसी अवस्था से गुजर के आए हैं। अब देखिए इसके बाद मानसिक योग्यताएं। किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्याओं का समाधान करने की योग्यताओं का विकास हो जाता है। एलिस ने क्या कहा है, एलिस ने कहा है किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। यहाँ पर कहा गया है कि किशोर में उच्च मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, पर वह प्रौढ़ों के समान उनका प्रयोग नहीं कर पाता है। अब किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है यह भी आप लोग जान लीजिए। और यहाँ पर आप देखिए किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है, यहाँ पर कॉल एवं ब्रूस ने क्या कहा है, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। इसके अलावा देखिए दया, क्रोध, प्रेम, करुणा आदि संवेग अस्थायी रूप से विकसित हो जाते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था होती है 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था, इस अवस्था में बच्चों के अंदर
दया की भावना, क्रोध, प्रेम, करुणा, ये सभी संवेग अस्थायी हो जाते हैं। यानी कि जब अब बच्चा इस तरीके से नहीं कि उसके उसके सामने कोई छोटी-सी मुसीबत भी आए तो वह रोने लगे। बच्चा अपने आप को मजबूत बना लेता है और उसे पता हो जाता है कि मुझे अपने क्रोध को कैसे नियंत्रित करना है, दया भावना कैसे दिखानी है या किसी की मदद करनी है। तो इस तरीके से किसके प्रति मुझे किस तरीके का व्यवहार करना है, ये बात किशोरावस्था में बच्चों को समझ में आ जाती है। इसके बाद देखिए किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जिसके कारण वह क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। इसका रीज़न क्या है? किशोर विभिन्न प्रकार की चिंताओं में होता है, जैसे कि क्लास में 5 दोस्त हैं, तो 5 दोस्तों के जो पापा होंगे, वो सभी के सभी तो एक ही प्रोफेशन में तो होंगे नहीं। किसी के पिताजी की गवर्नमेंट जॉब होगी, किसी के पिताजी बिज़नेस करते होंगे, किसी के पिताजी कोई और काम करते होंगे। तो ऐसा बच्चा जिसके पिताजी की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, उनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बिज़नेस भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो बच्चा चिंतित रहेगा। उसे ये लगेगा जिस बच्चे के पिताजी का व्यवसाय अच्छा चल रहा है, बिज़नेस अच्छा चल रहा है, वो क्या करेगा? वो तो अपने पिताजी का बिज़नेस आगे चल के सँभाल लेगा। या जिसके पिताजी की रोज़ हर महीने में सैलरी आ रही है, उनके लिए भी नई प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे पिताजी तो बहुत कम कमाते हैं और मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि मैं किस तरीके से आगे इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम निकालूँ या मेडिकल के एग्ज़ाम निकालूँ, जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो किस तरीके के एग्ज़ाम मैं पास करूँ, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, जिससे मैं अपने पिताजी की थोड़ी हेल्प कर पाऊँ और अपने परिवार को अच्छा जीवन दे पाऊँ। तो ये हर बच्चा सोचता है, तो इसलिए यहाँ पर ये बात ज़रूरी है कि इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं, थोड़े चिंतित होते हैं, खासकर ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता की जो इनकम होती है वो कम होती है। तो ऐसे बच्चे हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि वो फ्यूचर में करेंगे क्या? उनका तो कोई इस तरीके से व्यवसाय है नहीं जो पुश्तैनी चला आ रहा है पुश्तों से। इसके अलावा किस तरीके से इतने बड़े कॉम्पिटिशन को वो कैसे निकालेंगे या इतने बड़े कॉम्पिटिशन को बीट कैसे करेंगे और कैसे वो अपना एक अलग मुकाम बनाएँगे। तो यह सब क्या होता है, चिंता का विषय होता है बच्चों के लिए। तो कहीं न कहीं बच्चे क्या होते हैं, सोचते रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि कैसे वह आगे के जीवन को अपने कैसे वह बेहतर कर पाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो किशोरावस्था होती है, इसमें बच्चे क्रोधी और चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, अपने करियर को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपने घर के वातावरण को लेकर के। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, बच्चों को क्रोधी और चिड़चिड़ा बना देती हैं। अब इसके बाद एलिस क्रो ने क्या कहा है, किशोर अनेक बातों को लेकर के चिंतित रहता है, तो आप लोग भी उसी अवस्था से गुजरे हो, तो आप लोगों को तो ये बात पता ही होगी कि कहीं न कहीं बहुत सारी चिंता होती है बच्चों के मन में कि हमें एक अच्छा करियर भी चाहिए और परिवार की हम मदद भी कर पाएँ और अपना जीवन भी अच्छे से जी पाएँ, अपने सारे सपनों को पूरा कर पाएँ। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक किशोर के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा अभी तक इस मनोविज्ञान या बाल विकास विषय में कि बाल विकास क्या है, बाल विकास का अर्थ क्या है, बाल विकास की परिभाषाएँ, बाल विकास के क्षेत्र, पूरी की पूरी शैशवावस्था, पूरी बाल्यावस्था, किशोरावस्था आपने पढ़ी और हर एक अवस्था में चाहे बाल्यावस्था हो, शैशवावस्था हो, किशोरावस्था हो, सभी में किस प्रकार से एक बालक का विकास होता है, उसका शरीर, उसकी लंबाई, उसका भार, उसके दाँत, उसकी हड्डियाँ, इन सभी के बारे में आप लोगों ने डिटेल से पढ़ा। इसके अलावा मानसिक विकास में उसके सोचने समझने की शक्ति, कल्पना करने की शक्ति और वस्तुओं को किस तरीके से वह देखता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। उसकी रुचियाँ क्या-क्या होती हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में। इसके अलावा उसके संवेग में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। मैकडूगल ने 14 संवेग बताए हैं और 14 संवेग ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले से ही और फिर मैं आप लोगों को उसको अलग एक वीडियो बना करके बताऊँगी, क्योंकि जो 14 के 14 संवेग हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था या मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताई थी? मैकडूगल ने बताई थी। यह भी आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो इस तरीके से मेरी पूरी कोशिश है कि आप लोगों का जो ये पूरा मनोविज्ञान विषय है इसको कम से कम समय में अच्छे से अच्छा मैं पढ़ा दूँ और आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो पाए, क्योंकि समय बहुत कम है और आप लोगों को अच्छे से अच्छी तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप चैनल से बने रहिए। आप लोगों के सारे विषयों की तैयारी सही समय पर करा करके कंप्लीट कर देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं दोस्तों कि आप लोगों के सभी विषय जल्द से जल्द खत्म करके हम जितना हो सके आपको उतना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाएं और यही प्रैक्टिस आपकी एग्जाम में काम आएगी, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कम समय में आप कैसे तैयारी करें अपने यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की। इसके अलावा कम समय में आप कैसे सारे विषयों में बेहतर स्कोर कर सकते हैं और कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, इन सभी के बारे में मैंने वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बताया है। तो आप लोग सारी वीडियोस को देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बताइए। आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपी टेट सी टेट चैनल करता आ रहा है, लगातार करता रहेगा। आप लोग बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए दोस्तों। आपके लिए हम वीडियोस लेकर के आते रहेंगे और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में घंटी का निशान है, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे के सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी होगी और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अब इस पूरे के पूरे चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को अगली वीडियो में मिलेंगे और वो आपका प्रैक्टिस होगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे वीडियोस का क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि 5 के 5, 5 नहीं 6 विषय आप लोग के इंग्लिश और संस्कृत को लेकर के टोटल 6 विषयों की पीडीएफ हम आप लोगों को देंगे और बिल्कुल फ्री देंगे। बिल्कुल फ्री देंगे दोस्तों, किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे ऐप की भी लिंक मिल जाएगी, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए और ऐप पर भी बिल्कुल फ्री है। सभी के सभी विषयों की पीडीएफ आपको कहीं और से खरीदने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं। आपको सारे विषयों की वीडियोस बिल्कुल फ्री हैं और पीडीएफ भी बिल्कुल हम फ्री दे रहे हैं। ये जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ऐप पर भी मिल जाएगी। तो आप लोग चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जहां कहीं कोई भी समस्या आए हमसे बताइए और लगातार हमसे ऐसे ही बने रहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे, सारे वीडियोस को देखते रहेंगे। जहां कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।